आज मैं आप लोग को एक मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूं जो 28 और 29 अक्टूबर को होने वाले पेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस समय आप लोग अपनी पूरी दम परीक्षा को तैयारी करने और पेपर को सॉल्व करने में लगा दीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका मेरिट अच्छा रहे। और आप लोग जो है कि इसे पढ़िए और शेयर कीजिए। मेरे अब आने वाले समय में आपको एसएससी मैथ और जीएस का ही मेन फोकस रहेगा। आगे के सभी वीडियो आपको मैथ ट्रिक और जीएस का ही वीडियो हम आप लोगों को देते रहेंगे, जो आने वाले सभी एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, सीडीएस आदि के लिए उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, म्यांमार जो है कि स्थल सीमा से घिरा नहीं है। ये जो है कि बंगाल की खाड़ी से जो है कि टच में है। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य में है? गुजरात में है। विकल्प सी, गुजरात में सबसे लंबा तटीय रेखा है। यह लगभग 1214 किलोमीटर के बराबर है और ये अरब सागर के तट पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है संयुक्ता पाणिग्रहणी ओडिसी, ये सही है। शिव कुमार शर्मा, ये बांसुरी, ये गलत है। ये बांसुरी के जगह संतूर ऊपर है। किससे है? संतूर। ये संतूर होता तो ये भी सही होता। तो और राजा रवि वर्मा चित्रकार हैं, उस्ताद विलायत खां सितार हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, शिव कुमार शर्मा बांसुरी वादक हैं, जो संतूर वादक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार पूछ रहा है, तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो इसका जो है कि यूनेस्को जो है कि 1951 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1951 में। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म पूछते कब हुआ था? तो 1863 में हुआ था। और एक इनका जो है कि विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किए थे? तो ये 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में ये संबोधित किए थे। और इनकी मृत्यु पूछेगा तो 1902 में हुई थी। और इन्होंने किस चीज़ की स्थापना किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। यहाँ से इतने प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका 1946। विकल्प ए 1946 में हुआ था। अगर इसका भी मुख्यालय पूछ देगा कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। विकल्प ए, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र को किसने लिखा? ये तो बहुत ही फेमस प्रश्न है और बहुत ही आसान है। इस प्रश्न का उत्तर सबके पास पता होगा, सबको पता होगा। इसका उत्तर है विष्णु शर्मा। विकल्प बी, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के थोड़ा सा प्रश्नों को राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी सेवा समाप्त होती है। और इनका जो है कि सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए। ठीक है, आगे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर किया जाता है कि स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है? जीडीपी का यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। जीडीपी का जी से ग्रास, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्शन यानी सकल घरेलू उत्पाद। इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये दूसरी बार पूछ रहा है, पहली बार नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अप्रैल 1980 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। कितने बैंकों का किया गया था? 6 बैंकों का किया गया था। 6 बैंक का किया गया था। पहली बार कब किया गया था पूछेगा तो 1969 में किया गया था। 1969 में कितने बैंकों का? जो है 14 बैंकों का किया गया था। कितने बैंकों का किया गया था? 14 बैंकों का किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में 6 बैंकों का किया गया था। तो ये दूसरा पूछ रहा है तो अप्रैल 1980 विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा 5 करोड़ रुपए तक का है उन्हें जाना जाता है, किस उद्योग के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म उद्यम या उद्योग के नाम से जाना जाता है। अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन। इस प्रश्न का सही उत्तर गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न है खाली स्थान है दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में कौन सा शीशा का प्रयोग किया जाता है जो पीछे से आने वाली वस्तुओं को, गाड़ियों को देख सके? इस प्रश्न का सही उत्तर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे, विकल्प सी सही है, विलियम हार्वे ने किया था। और अगला प्रश्न है किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण है? यानी किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बैक्टीरियल, यानी बैक्टीरियल है और ये जो है कि विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है वो है पारा। पारा है जो तरल रूप में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? इसका है ब्लीचिंग पाउडर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। अगला प्रश्न है हमारे देश में शिक्षा का अधिकार डैश है। शिक्षा का अधिकार कौन सा है? मूलभूत अधिकार है, विकल्प बी मूलभूत अधिकार है। मूलभूत अधिकार है ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो है कि इसे मूलभूत अधिकार 21A में जोड़ा गया है। 21A में शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया है। इसमें भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मूलभूत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या दिया गया है? आजीविका के लिए पर्याप्त साधन का अधिकार दिया गया है जो राज्यों को निर्देश करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है। 60 किसको संदर्भित करता है? राष्ट्रपति को शपथ
कौन सा? विकल्प बी, राष्ट्रपति को शपथ। और 61 भी पूछा जाता है, तो 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? किसके अंतर्गत व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 301, अनुच्छेद 301। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्ता का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। और कहाँ पर जो है कि राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 में। आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनी थी? सिंगापुर में बनी थी। किस और जो है कि सुभाष चंद्र बोस के इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? इस प्रश्न का भी सही उत्तर है राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा पूछता तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और ये 1940 में। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर दूसरा पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मान लिया गया था। कब? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत मान लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो पहला सभापति सोहन सिंह भाखना। विकल्प बी, सोहन सिंह भाखना। अगर वह पूछा जाता गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल हो जाते। तो लाला हरदयाल संस्थापक में, और जो है कि गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भाखना होंगे। अगला प्रश्न है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय कब था? 1899 से लेकर के 1905 तक था। और इसने बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में। और बंगाल विभाजन का रद्द किया गया था 1911 में। और उसी समय भारत की राजधानी को 1912 में नई दिल्ली लाया गया कोलकाता से। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अगम सूत्र। विकल्प सी, अगम सूत्र। विकल्प सी, अगम सूत्र। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा की खुदाई शुरू की थी? धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू किया था? इस प्रश्न का जो है कि सही उत्तर है आर.एस. बिष्ट। विकल्प ए, आर.एस. बिष्ट ने शुरू किया था। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। ये 3 स्तरीय नगर है। अगला प्रश्न है कि इस प्रश्न में जो है कि क्या दिया गया है? एक साइड में शासक दिए गए हैं, दूसरे साइड में उनकी जो है कि रानियों का नाम दिया गया है। तो इसमें जो है कि इसको देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक साइड में शासक है, दूसरी साइड में जो है कि उनकी रानियां हैं। तो इस प्रश्न को जो है कि क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो देखिए, चंद्रगुप्त का किससे है? कुमार देवी से है। समुद्रगुप्त का किससे हो जाएगा? ये जो है कि समुद्रगुप्त का दत्ता देवी से हो जाएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय का किससे हो जाएगा? ये कुबेर नागा से हो जाएगा। और कुमारगुप्त का जो है कि अनंत देवी से हो जाएगा। तो इस तरह से आपका विकल्प जो है कि क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। विकल्प ए 3, 1, 2, 4, यानी कुमार देवी, चंद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का जो है कि दत्ता देवी, और चंद्रगुप्त द्वितीय का कुबेर नागा, और कुमारगुप्त प्रथम का अनंत देवी।
इस तरह से ये आपका विकल्प ए सही होगा। अगला है महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ है। 5वें रथ का क्या नाम है? तो 5वें रथ का नाम है द्रौपदी रथ। और ये महाबलीपुरम में रथों का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया था? तो पल्लव शासकों द्वारा किया गया था। किन शासकों द्वारा? पल्लव शासकों द्वारा किया गया था। एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? हवा की दिशा के मौसमी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मानसून, जलवायु जो है कि मानसून। वर्ष में हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का जलवायु उत्तर होगा। जलवायु होता है, जलवायु का परिवर्तन होता है, यानी क्या हो जाता है? जलवायु बदलता है रहता है, यानी ठंडी, गर्मी, बरसात जो है कि वर्ष के दौरान में सभी मौसम आते रहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? इस प्रश्न का जो है कि देखते हैं। ये है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये जो है कि राजस्थान में है, जो असम में दिया है गलत है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है, महाराष्ट्र दिया, ये भी गलत है। सी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश दिया है, तो ये भी गलत है। तो बच गया विकल्प डी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। तो आप लोगों को ये पता चल गया केवलादेव राजस्थान में है, गिर गुजरात में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, पर्वत श्रृंखला है और महाद्वीप है। तो हिमालय पर्वत कहाँ पर है? एशिया में है। हिमालय पर्वत कहाँ पर है? एशिया में है। एंडीज पर्वत कहाँ पर है? ये जो है कि आपका है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में। रॉकी कहाँ होगा? उत्तरी अमेरिका में। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ए का कौन सा हो जाएगा? सी। 1 का सी हो जाएगा। अब बी 2 का ए हो जाएगा। 2 का ए, तो विकल्प बी सही है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। यानी हिमालय एशिया, एंडीज दक्षिण अमेरिका और रॉकी उत्तरी अमेरिका में है। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। गेहूं का उत्पादक सबसे ज़्यादा उत्पादक चीन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इस प्रश्न को भी थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा लेते हैं। देखिए दिया है, देश दिया है और उनकी राजधानी दिया है, और इसको आप लोग कैसे हल करेंगे? तो आप लोग जो है कि देखिए, अगर आप लोग जो है कि इसमें से 1-2 जानते होंगे तो भी आपको जो है कि आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो नॉर्वे की राजधानी सब लोग जानते हैं कि ओस्लो है। तो बी का 1 एक ही में है, और ज़्यादा दिमाग न खपा सकते हैं तो भी हो जाएगा। और जो एक भी जानते हैं नॉर्वे, तो बी का 1 हो जाएगा। अगर या रोमानिया को जानते हैं तो रोमानिया को जो है कि क्या हो जाएगा? रोमानिया का उत्तर हो जाएगा ए का 2 जो है कि ओस्लो हो जाएगा। और वियतनाम का जो है कि हनोई हो जाएगा। वियतनाम का हनोई हो जाएगा। डी का 3 हो जाएगा। और ए का 2 रोमानिया का बुखारेस्ट दे रहा है, और नाइजीरिया का अबूजा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका विकल्प कौन सा सही होगा? तो विकल्प आपका जो है कि सही हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सकल का अर्थ क्या होता है? यानी 2 दिया गया है, तो एक का अर्थ होता है संपूर्ण और एक का होता है अंश। ये हिंदी के प्रश्न हैं।
अगला प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो वचन से परे हो। बचाल, बचाल क्या होता है? ये गलत है। बाकी सब सही है, ये सार्थक नहीं है। अगला है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गरुण नहीं होता है, बाकी सब सर्प के होते हैं। कोप का विलोम क्या होता है? तो कोप का विलोम होता है कृपा। कोप का विलोम होता है कृपा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ मिलान कर दे, विकल्प को चुनिए। मिलान कर विकल्प को चुनिए। गिदड़ भभकी यानी क्या होता है? व्यर्थ की हाँकना, यानी वन का डी, वन का डी। और घड़ो घड़ो पानी पड़ना, यानी इसका क्या हो जाएगा? ये जो है कि लज्जित होना। घड़ो पानी पड़ना, लज्जित होना। गुस्सा पीना यानी क्या करना? क्रोध को दबाना। और आवाज़ उठाना यानी विरोध करना, यानी 4 का ए होना चाहिए। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। अब मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 25/15 का 4 गुणे, फिर कोष्ठ में 4/5 गुणे, कोष्ठ में 9 - 7, छोटा कोष्ठ बंद बड़ा कोष्ठ बंद, -20 अब देखिए 25/15 का 4 गुणे, बड़ा कोष्ठ में 4/5 गुणे, छोटा कोष्ठ में 9 - 7, छोटा कोष्ठ बंद बड़ा कोष्ठ बंद, -20/5 का 9 का मान होगा। तो इसमें हम बाडमास का नियम लगाएंगे, BODMAS का नियम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 25, ये 25 भागे का भागे रहने देंगे, 15 गुणे 4 यानी 60 हो जाएगा। ये 60 हो गया। और कोष्ठ में क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कोष्ठ में जो है कि 4 गुणे 4/1 कर लेते हैं 5, और इसको जो है कि क्या कर लेंगे? 1/5 कर लेंगे। का को पहले काटिए ता पीछे दे भाग, तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर ये कर देते हैं गुणे 1/60, और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो गुणे जो है कि क्या हो जाएगा? 8/5। और फिर ये एक कोष्ठ में कर लेते हैं, और ये माइनस वाला जो है कि वो कर लेते हैं उधर। तो ये जो है कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 5 से तो 5 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और 5 से 5 ये कट जाएगा। तो ये जो है कि क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब उसको देखते हैं, वो क्या है? 20 भागे क्या है? 5 का 9, तो 9 से ये गुणा हो जाएगा। तो ये 20 क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसको 20/45, तो ये कट कुट करके क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपका 5 से काटते हैं तो 4/9 आ जाएगा। अब ये 4/9 आ गया। अब यहाँ पर क्या निकल गया? ये 2/3 और -4/9। तो इस तरह से आपका आ जाएगा, लघुत्तम 9 ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 6 - 4/9 बराबर 2/9, यानी आपका विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी क्यूब निकालना है किसने का? 1331 का प्लस 729 का वर्गमूल निकालना है, प्लस क्यूब निकालना है -512 का जो है कि। तो इसका जो है कि क्या हो जाएगा? ये 11 का हो जाएगा। 11 प्लस ये 27 हो जाएगा, और ये 512 का क्यूब कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। अभी इसको जोड़ लीजिए, जो है कि ये 11 और 27 38 हो गया। 38 - 8 बराबर 30। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा आपका 30 आएगा। तो आप लोग को जो है कि सॉल्व होता जा रहा है। तो विकल्प सी सही है। अब इसका निकालना है, तो इसका हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। रूट में रूट है, तो रूट 36 प्लस इसका रूट निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस इसका भी रूट निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये जो है कि अब एक रूट में सब हो गए। तो 36 - 9 45 - 9 49, करणी में 49 बराबर 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी 7 होगा। विकल्प डी 7 होगा। अगला प्रश्न है, इसको मिटाते हैं। अगला प्रश्न है, 75 अंकों
का औसत कितना है, तो 75 गुणे 45 औसत अंक है, तो क्या कर देंगे 75 गुणे 45 कर देंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो 75 में 40 से गुणा कर देंगे तो 3000 और 3000 का 375 आ जाएगा, तो 3375 3375 ये हो गया। और कह रहा है कि 50 अंकों का औसत 42 है, तो 50 गुणे 42 बराबर कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। और कह रहा है कि 26 अंकों का 22 है, तो 26 गुणे 52 बराबर ये कितना के हो जाएगा, तो इसको गुणा कर लीजिए तो ये जो है कि 25 छक्का 150, 26 दूनी जो है कि 1300 जो है कि ये 52 के बराबर हो जाएगा, तो 1352। तो ये जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 34, 52 हो गया। और ये देखिए 25 और 26 76 हो रहा है, वो 75 का है, तो अगली संख्या बताना है, तो ये इसमें 76 संख्या है और इसमें 75, तो 76 वाले में से 75 को घटा देंगे, -33 75 बराबर 77। 12 में से 5 गया 7 और 14 में 7 गया 7, ये बाकी कट गया, तो उत्तर आना चाहिए आपका 77 आ गया है। तो इसमें देखिए 77 है, तो विकल्प बी में 77 मार देंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है और 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या एक दोनों है, तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। तो दोनों को जोड़ लीजिए, 90 और 15 105 हो जाएगा। होना चाहिए कितना 100 ही होना चाहिए, तो -100 कर दिए बराबर 5% लोगों के पास क्या है, दोनों है। लेकिन ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। तो ये परसेंटेज निकालने के लिए तो 5 गुणे 100 बटे कितने परसेंट का है, 15 का है, तो 5 से 1 15 कट गया, 3 में कट गया और 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3 आ जाएगा कट करके। तो इसका सवाल का उत्तर हो गया जो है कि आपका 33 सही 1/3%। अब जो है कि अभी यहाँ पर जो है कि रिश्ते संबंधी सवाल है, तो रिश्ते संबंधी सवाल को आप लोग जो है कि सॉल्व करिए कि प्रेमा अजय की बहन है, तो प्रेमा पी और ए लिख दीजिए, ये बहन है। फिर इसी तरह से लिखिए बेनीटा अजय की माता है, तो बेनीटा लिख दीजिए माँ है। फिर इसी तरह से जो है कि अजय की माता बेंजामिन बेनीटा के पिता है, यहाँ बेंजामिन के पिता हो गए। फिर उसके बाद से लीला बेंजामिन की माँ है, तो प्रेमा का लीला से क्या संबंध है। तो इस तरह से जो है कि आप सॉल्व करेंगे तो विकल्प डी सही होगा, परपोती। अगला सवाल है कि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसमें जो है कि एक साल और जो है कि लगभग ये फरवरी और एक दिन मार्च और एक दिन जनवरी, ये 3 दिन का जोड़ लीजिए तो 30 जनवरी 11 को जो है कि एक साल हो जाएगा। तो कितने दिन और जो निकालना है, तो एक दिन जनवरी का प्लस 28 दिन जो है कि फरवरी का प्लस एक दिन मार्च का, तो ये कितने हो गए 30 भागे 7 बराबर जो है कि 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा। तो एक तो शनिवार था तो रविवार हो जाएगा, और रविवार के बाद से जो है कि फिर जो है कि क्या हो जाएगा सोमवार और मंगलवार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका मंगलवार, विकल्प सी मंगलवार हो जाएगा। यानी 30 को तो 31 को जो है कि रविवार हो जाएगा, और 2 दिन और जोड़ लीजिए, एक और 2 को तो जो है कि ये मंगलवार जाएगा। असंगत को छांटना है, 115 127 73 और 89 सभी तो जो है कि विषम संख्या है, लेकिन ये 5 से कट रही है। बाकी संख्या जो है कि ये 5 से डिवाइडेबल है, तो इसलिए ये जो है कि विकल्प ए क्या है सबसे अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कथन कारण का सवाल है, सभी ट्राउजर पैंट है। सभी ट्राउजर क्या है, पैंट है। सभी पैंट कपड़े हैं, तो ये जो है कि सभी ट्राउजर पैंट है, ये ट्राउजर पैंट और सभी कपड़े। तो इसमें जो है कि सब देख लीजिए कि कौन किस में आ रहा है कि सभी कपड़े पैंट हैं,
और सभी ट्राउजर पैंट है। तो ट्राउजर पैंट और कपड़े ये तीनों करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। तो निष्कर्ष में कह रहा है कुछ कपड़े ट्राउजर है और सभी पैंट ट्राउजर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल एक निष्कर्ष का अनुकरण करता है, केवल एक निष्कर्ष का अनुकरण करता है। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में CEKF को ZBHC लिखा जाता है और NCPF को KZMF लिखा जाता है, तो उसी भाषा में JROG को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए C के पहले कितना करेंगे तो Z आ जाएगा, तो C के पहले B है, A है और तीसरे पर Z पहुंच जाएगा, यानी 3 पहले हो जा रहा है। जो अक्षर दिया गया है उससे 3 पहले होते जा रहे हैं। तो उसी तरह से J का 3 पहले क्या हो जाएगा, तो J का 3 पहले J का क्या आएगा, G आएगा, तो उसके बीच में 3 अंतर हो जाएगा, HIJ 3 हो जाएगा। और R का पहले क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, तो R के पहले O हो जाएगा और O के पहले क्या हो जाएगा, L हो जाएगा और G के पहले E हो जाएगा। तो इस प्रश्न का विकल्प B सही है। इसी हिसाब से 3-3 कम करते हुए चले जाइए। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंगर रिवॉल्वर का नाम क्या है। ये प्रश्न आया हुआ है, कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A प्रबल, विकल्प A। अगला प्रश्न है जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 5वें स्थान पर आता है। अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को कितने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, विकल्प B 6 हो गई है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को करंट में ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केरल है। देश का पहला जो है कि जल बजट तैयार करने वाला राज्य केरल है। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A भारत ने जीता है। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किस राज्य में लॉन्च किया है, किस राज्य में लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C अरुणाचल प्रदेश में, विकल्प C अरुणाचल प्रदेश में। अगला है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क अरोमा कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसको जो है कि कहाँ बनाया जा रहा है, कन्नौज में बनाया जा रहा है। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है, इत्र नगरी भी कहा जाता है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C गीता प्रेस, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है जम्मू एवं कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रियासी, विकल्प A रियासी। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो ये प्रश्न तो कट रहा है, तो इसका जो है कि उत्तर होगा जो है कि नागपुर, विकल्प D नागपुर होगा। टिक नहीं लग पाएगा क्योंकि इसमें जो है कि ये प्रोग्राम आ जा रहा है, इसलिए ये इसका विकल्प D है नागपुर। याद रखिएगा नागपुर है। नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। विकल्प D सही है नागपुर, विकल्प D नागपुर। तो इस तरह से हमारा वीडियो समाप्त होता है और आने वाले समय में इसी तरह से वीडियो आप लोगों को मिलेगा। मैथ और रीजनिंग भी रहेगा, तो उसमें वीडियो लंबी होगी और आप लोग परीक्षा की अच्छी तैयारी कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।